हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, अब इससे पहले हम लोगों ने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी, जिसमें हम लोगों ने बाइनोमियल, पॉइसन, हाइपरज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक एंड मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स। अब मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगी। हम लोग उसकी डिटेल देखेंगे और इसके अलावा हम उसी कुछ एग्जाम्पल्स को सोल्व करें ताकि आप जो है उसको सोल्व करने के काबिल हो जाएं। तो इससे सबसे पहले तो मैंने जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है टॉपिक जो है वो सबसे पहले मैंने लिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज होती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको आसान तरीके से समझा सकूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए क्या है। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर जो है इसका PDF लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू द पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये इसका PDF है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। स्टूडेंट्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि हमारे पास जो डाटा सेट होता है ना, वो अरेंज होता है और उस डाटा सेट जो है वो हमारी मिडल में जो है एग्जिस्ट कर रहा होता है, और जो बाकी जो डाटा रिमेनिंग रह जाता है वो जो है हमारे पास उसकी एक्सट्रीम्स पर जो है, यानी कि उसके दो साइड्स पर जो है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, हाइट ले लेते हैं। अब स्टूडेंट, ज़्यादातर अगर आप देखें हाइट जो है, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ जो इसकी एग्जांपल मैंने ली है, वो मैंने क्या ली है, हाइट। अब स्टूडेंट, जो एवरेज हाइट होती है हमारे पास लोगों की एवरेज जो हाइट होती है, वो आप तकरीबन कह लें कि 5 to 6 जो है वो फीट जो है उसकी रेंज होती है। यानी ज़्यादातर जो एवरेज हाइट होती है वो इस वैल्यू के जो है बीच में जो है एग्जिस्ट करती है। और या जो छोटी हाइट वाले लोग होते हैं या ज़्यादा बहुत लंबी हाइट वाले लोग होते हैं, वो बहुत ही कम एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से अगर हम स्टूडेंट्स इसका ग्राफ देखें, इसका कर्व होता है इस जो कि बेल शेप्ड होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्मल कर्व कहते हैं। ये बेल शेप्ड होता है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, बेल शेप्ड कर्व, जिसको हम नॉर्मल कर्व कहते हैं। इसके कर्व को हम नॉर्मल कर्व कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और ये बेल शेप होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप इसका ग्राफ देखें तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो मीन होता है वो हमेशा मिड में एग्जिस्ट कर रहा होता है। और अगर आप देखें तो ज़्यादातर वैल्यूज़ जो हैं वो इस डाटा के अंदर लाई करेंगी, ज़्यादातर या मिडल में जो है उस रेंज जो है उसके अंदर लाई करेंगी। जो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हमने हाइट लिया था, तो हमारे पास जो उसकी एवरेज हाइट थी वो 5 to 6 फीट थी, जो कि हमारे पास कहाँ पे करी होती है, एग्जिस्ट करी होती है, जो कि क्लस्टर की फॉर्म में होती है। और हमारे पास मिडल में जो है वो एग्जिस्ट करी होती है। जो रिमेनिंग है, अब जैसे बहुत शॉर्ट हाइट होगी, वो आप कह लें तकरीबन शॉर्ट हाइट वाले जो होंगे वो बहुत कम होंगे, लाइक 3 आप कह लें, या आप कह लें या 4, या अगर आप जो बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं उनकी हाइट आप लगा लें 7 होगी, 8 तो बहुत ही कम लोगों की होगी। यानी डाटा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो है वो दूर स्प्रेड करना शुरू कर देता है उस मिडल वैल्यू से। तो इस तरह से हमारे पास जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया, बताया है कि किस तरह से हमारे पास जो है मिडल में डाटा लाई करता है और जो रिमेनिंग होता है वो उसकी दूसरी साइड्स के ऊपर जो है वो लाई कर रहा होता है। अब इसका मैंने यहाँ पे आपको जो है वो फॉर्मूला लिख दिया, PDF लिख दिया, जो कि आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और इसकी रेंज हमारे पास क्या होती है, -∞ to +∞, जो कि मैं यहाँ ग्राफ के अंदर जो है वो बता चुकी हूँ कि हमारे पास -∞ से लेकर +∞ तक वैल्यूज़ जो हैं वो लाई करती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब फ्रेंड्स, दूसरी बात, PDF भी हमने कर लिया, हम लोगों ने भी देख लिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब हम देखते हैं इसके पैरामीटर्स को, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस जो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं उसके पैरामीटर्स कितने होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे पास 2 होते हैं, ये आपको याद रखनी है। पैरामीटर्स क्या होते हैं हमारे पास, म्यू एंड सिग्मा। इसको हम क्या कहते हैं, म्यू, ये हमारे पास म्यू होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, सिग्मा। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका, जिसको हम डिनोट कर रहे होते हैं। एक्चुअली जो म्यू होता है ये हमारे पास मीन होता है, और जो सिग्मा होता है ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये हमारे पास दो जो होते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं। अब इसमें मैंने आपको ये तो बता दिया कि पैरामीटर्स होते हैं। अब इसमें हमारे पास जो मीन होता है वो तो म्यू होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है, लेकिन वेरिएंस क्या होगा हमारे पास, जो वेरिएंस होता है वो हमारे पास होता है सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। और मीन हमारे पास क्या होता है, म्यू।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी कि मीन इसका म्यू होता है, वेन इसका सिग्मा स्क्वायर, तो इसके दो पैरामीटर्स होते हैं म्यू एंड सिग्मा। म्यू हमारे पास मीन होता है और सिग्मा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब फ्रेंड्स ये तो इसकी हो गई कुछ हमारे पास इंट्रोडक्शन इसका होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की सिंपली तरीके से, और मैंने आपको उसका PDF भी लिख के बता दिया और साथ में इसके पैरामीटर्स भी मैंने आपको बता दिए। अब अगली बात क्या है, अब अगली बात ये है कि इन पैरामीटर्स के इफेक्ट क्या होते हैं इस नॉर्मल कर्व के ऊपर। अब हम इसको जो है डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो पैरामीटर्स जो हमारे पास म्यू एंड सिग्मा है, म्यू एंड सिग्मा, उसके इफेक्ट्स चेक करने हैं हम लोगों ने नॉर्मल कर्व के ऊपर। अब हमारे पास स्टूडेंट जो हमारे पास म्यू होता है वो क्या करता है नॉर्मल कर्व के अंदर, म्यू जो है हमारे पास पोजीशन को चेंज करता है अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, सबसे पहले तो मैं आपको किसका इफेक्ट बता रही हूँ, इफेक्ट ऑफ मीन, मीन के बारे में बता रही हूँ कि जो मीन म्यू है वो हमारे पास क्या इफेक्ट करता है। सबसे पहले तो मैंने अपना यहाँ पे जो है ग्राफ बनाया, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है नॉर्मल कर्व हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इसकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ कि म्यू जो है वो पोजीशन करता है नॉर्मल, पोजीशन चेंज करता है नॉर्मल कर्व की अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मीन जो है कहाँ पे लाई करता है, मैंने आपको बताया था मीन जो था वो बिल्कुल मिडल में लाई करता है। अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है 2। अब अगर जैसे ही मैं वैल्यू को बढ़ा दूंगी, अब मैं जैसे ही वैल्यू को बढ़ा दूंगी, यहाँ पे मेरे पास 2 थी, यहाँ पे मेरे पास 4 हो गई। अब जैसे ही मैंने वैल्यू बढ़ाई, मेरे पास जो नॉर्मल कर्व था वो मूव कर गया राइट साइड पर। अब क्योंकि ये मेरे पास इस वक्त मैं यूज़ नहीं कर रही ग्राफ पर, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आप समझ लें कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास 4 वैल्यू जो है वो लाई कर रही है। अब जैसे ही मैं इसको मज़ीद अगर आगे बढ़ाऊंगी, मज़ीद मैंने आगे बढ़ाया और मैंने अपने जो मीन की वैल्यू थी वो मैंने ज़्यादा कर दी, वो मैंने कर दी 6 तक कर दी मैंने, तो मेरे पास जो नॉर्मल कर्व होगा वो राइट की तरफ अगेन मूव कर जाएगा और ये मेरे पास जो है मिड में जो है उसका डाटा जो है वो लाई करेगा। स्टूडेंट्स बताने का मकसद ये था कि जो मीन है वो क्या करता है, चेंज द पोजीशन। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको कि वो पोजीशन को चेंज करता है अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब अगर हमारे पास मीन की वैल्यू कम हो जाए तो तब वो क्या करेगा, अब हम उसको भी देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स मेरे पास अगर मीन की वैल्यू कम हो जाए, जैसे सपोज मेरे पास जो है मीन की वैल्यू वो -2 हो गई है, तो मेरे पास जो नॉर्मल कर्व होगा वो कहाँ पे मूव कर जाएगा, मेरे पास वो लेफ्ट साइड पर जो है वो मूव कर जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसकी और वैल्यू जो है -4 कर दूं तो ये मेरे पास मज़ीद लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। इस तरह से ये जैसे ही मैं इसकी वैल्यू कम करती जाऊंगी ये मेरे पास लेफ्ट की तरफ मूव करता जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मीन पैरामीटर था यानी म्यू पैरामीटर था वो नॉर्मल कर्व के ऊपर क्या कर रहा था, वो उसकी पोजीशन को चेंज कर रहा था। ये स्टूडेंट्स आपको बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है पैरामीटर वो हमारे पास है सिग्मा। अब हम उसका इफेक्ट देखते हैं कि नॉर्मल कर्व के ऊपर क्या होता है। और फ्रेंड्स आपको एक बात यहाँ पे ये बता दूं कि यहाँ पे जो मीन होता है वो हमेशा हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल साइड पर जो है उसकी वैल्यूज लेते हैं मीन की। अब नेक्स्ट हम उसको जो नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका इफेक्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो सिग्मा की वैल्यूज होंगी वो हम यहाँ पर लेंगे इस साइड पर, यानी आप जिसे कहते हैं वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास सिग्मा की वैल्यू जो है वो कम होगी, अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो सिग्मा होता है वो क्या चीज़ को किस चीज़ को जो है वो शो कर रहा होता है, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्प्रेड को शो कर रहा होता है। अब मेरे पास जितनी वैल्यू जो है वो जितनी वैल्यू कम होगी वो स्प्रेड ज़्यादा करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 0.5 है तो वो मेरे पास इस तरह से स्प्रेड करेगा, यानी उसकी पीकनेस कम हो गई, वो वाइड ज़्यादा होगा। अगर आप देखें तो ये वाइड ज़्यादा है हमारे पास। अब जैसे ही मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूंगी 1 कर दूंगी मेरे पास, तो ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा टॉप पे जाएगा और उसकी वाइडनेस जो है वो कम हो जाएगी। अब जैसे मैं इसको 2 पे करूंगी तो ये मज़ीद पीक्ड हो जाएगा मेरे पास, और ये
यानी हमारे पास जो सिग्मा है पैरामीटर, वो किस चीज को डिटरमिन कर रहा है, डिटरमिन्स द हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। स्टूडेंट्स ये बातें आपको जो है याद करनी है। मैं ऐसी कुछ एग्जांपल्स भी आपको अब सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती थी कि मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन, ताकि आपको पता चले कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसके क्या पैरामीटर होते हैं, उनके क्या इफेक्ट होते हैं नॉर्मल कर्व पे, और इसका नॉर्मल कर्व क्या होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी कि जो म्यू होता है वो हमारे पास क्या करता है, वो चेंज करता है पोजिशन ऑफ नॉर्मल कर्व अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और सिग्मा हमारे पास क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है या डिटरमिन्स करता है हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही वो जो नॉर्मल कर्व होगा वो वाइड होगा, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वो उतना ही पीक होता जाएगा। और जिस तरह हमारे पास अगर म्यू है, अगर म्यू की वैल्यू जो है वो हमारे पास ज़्यादा बढ़ती जाएगी पॉजिटिव साइड पर, तो वो हमारे पास राइट की तरफ मूव करता जाएगा। अगर हमारे पास वैल्यू कम होती जाएगी, नेगेटिव वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी, तो वो हमारे पास लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो ये था इफेक्ट ऑफ म्यू एंड सिग्मा ऑन नॉर्मल कर्व। अब दूसरी एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले तो हम अपने फ्रंट पेज पर आ जाते हैं, जिस पे मैंने सारी जो थी आपको बेसिक उसका इंट्रोडक्शन दिया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका दूसरा नाम क्या होता है। इसको हम लोग जो है वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको हम गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसका दूसरा नाम जो है वो अदर नेम क्या है हमारे पास, गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक जर्मन था मैथमेटिशियन कोरलेफ गोस, उसके नाम पर जो था इसको गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसने इसकी जो इक्वेशन थी वो मैथमेटिकली ड्राइव की थी। इस वजह से इसका नाम जो है हम लोग गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और लेकिन इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम किसने दिया था, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया था कोरल पियर्सन ने। अब ये तो हो गया इसको इंट्रोडक्शन, और इसमें मैंने आपको इफेक्ट्स भी बता दिए। अब मैं आपको जो है इसकी एरिया के लिहाज से जो है वो एग्जाम्पल को सोल्व करना भी बता दूँ। अब हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, लेट एक्स बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, वी हैव 125, और हमारे पास जो एक ए पार्ट है, सॉरी यहाँ पर जो है थोड़ा सा वो हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक तरह लिख लूँ। अच्छा, अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है। हमारे पास बहुत सारी जो है वो प्रोबेबिलिटीज लिखी हैं जिसको हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो मैं इसका वन पार्ट लिखूंगी, और वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस इक्वल्स 92.5। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरह से जो सी एग्जांपल दी जाए, आपको कहा जाए कि जो एक्स वेरिएबल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो शो कर रहा है, और आपके पास ये आपको पता है कि हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसके जो मीन होता है वो मीन होता है, ठीक है। और इसको आप अगर इसके साथ कंपेयर कर लें, मीन उसका म्यू होता है, और सिग्मा स्केयर जो होता है वो उसका वेरिएंस होता है, ठीक है। और सिग्मा या सिग्मा स्केयर वो आप इसको पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो म्यू की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 100। सिग्मा स्केयर हमारे पास क्या है, 225, लेकिन जब हम लोग उसका सिग्मा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्केयर रूट लेने से 225 का स्केयर रूट लिया तो हमारे पास आ गया 15। अब स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट, जब हम लोग इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल होता है। ये एक्स वेरिएबल है जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, लेकिन हमारे पास एक जेड वेरिएबल होता है, जेड इक्वल्स एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इसको स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो z वेरिएबल कहते हैं, और स्टूडेंट इसको हम स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल कहलाता है। और इसका जो मीन होता है वो 0 होता है, और इसका जो वेरिएंस होता है वो 1 होता है, यानी इसका मीन 0 होता है, सॉरी, और इसका जो वेरिएंस होता है वो 1 कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बस आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस बात की बस समझ होनी चाहिए कि जो z है वो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल कहला रहा है, और आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, जो z वेरिएबल है वो किसके बराबर है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। हम जब भी अपनी प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं उसमें हम लोगों को z वेरिएबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब फ्रेंड्स, जब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एरियाज फाइंड आउट करते हैं, एरियाज का मतलब प्रोबेबिलिटीज होता है, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी कहलाता है। एरिया का मतलब यहाँ पे क्या कहलाता है कि हम प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करना है। ये पी किस चीज़ को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हम लोगों ने ये एरिया फाइंड आउट करना है नॉर्मल कर्व के अंदर, कि इसकी वैल्यू क्या हमारे पास आ रही है। अब इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये जी वेरिएबल का पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल कहलाता है। अब इसके अंदर मैं अपनी वैल्यूज को कैसे पुट करूंगी। मेरे पास जो एक्स की वैल्यू दी गई है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास ये वाली वैल्यू है 92.5। ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू। अब मैं इस वेरिएबल के अंदर इस वेरिएबल के अंदर जो है अपनी वैल्यूज को पुट कर दूंगी। z इक्वल्स 92.5 माइनस म्यू की वैल्यू मैं पहले ही मेरे पास मौजूद थी, एंड सिग्मा मेरे पास क्या आया 15, और इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो आया -0.5। फ्रेंड्स ये तो अब हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों को यहाँ पे अपना जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है। उससे पता चलेगा कि हम लोगों ने अपना एरिया किस तरह से फाइंड आउट करना है, वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम अपना नॉर्मल कर्व यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है कि इसकी रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ होती है, और मिडल में क्या लाई करता है, मिडल में जो है वो हमारे पास मीन लाई करता है, और मीन यहाँ पे हमारे पास क्या है 100। अब फ्रेंड्स आपने इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू लिख देती हूँ, विच इज़ 15। वहाँ से मुझे इसको अरेज करना होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको कुछ समझाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने, हमें क्या दिया गया है, हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए दी गई है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो वो x लेस देन एंड इक्वल्स टू 92.5 हो। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो मीन की वैल्यू है वो यहाँ पे है 100। अब हमारे पास 92.5 कहाँ लाई कर रहा है, 92.5 हमारे पास 100 से पहले ही लाई करेगा, यानी समथिंग अराउंड यहाँ पे हमारे पास 92.5 अराउंड करेगा। फ्रेंड्स ये बात आपको बहुत ही समझने के लिए बेहद ज़रूरी है, आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना वीडियो को, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। हमारे पास जो 92.5 वैल्यू है वो 100 से पहले लाई करेगी। इसका मतलब है कि हम लोगों को x लेस एन इक्वल्स टू यानी 92.5 और इससे कम का एरिया चाहिए, यानी कम पीछे का एरिया चाहिए। मीन्स हम लोगों को यहाँ पे मैं लाइन लगाती हूँ, और एरिया हम लोगों को कितना चाहिए, इस सारा एरिया हम लोगों को चाहिए। ये इस एरिया की हम लोगों को जो सी है अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब वो हमें कौन देगा, वो हमें z देगा। अब 92.5 से 92.5 और 92.5 से पीछे का जो एरिया यानी उससे जो कम है वो हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जब हमने z के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट किया तो हमें आया -0.5। अब यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा लाइन और लगाऊंगी इसके नीचे। यहाँ पे मेरे पास जो z की वैल्यू होती है वो होती है 0। अब मेरे पास z की वैल्यू क्या आ रही है -0.5, जो आपको पता है कि वो आपको 0 से पहले ही लाई करेगी समथिंग अबाउट दैट, क्योंकि 92.5 करने से हमारे पास ये आया। इसका मतलब है कि हम लोगों को अपना माइनस नेगेटिव, अब हमारे पास न्यू वेरिएबल क्या बन जाएगा, z लेस इक्वल्स -0.5। हम लोगों ने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मींस हम लोगों को -0.5 से लेके -इन्फिनिटी तक अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए एक बात, आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे मिड में हमारे पास जो है वो म्यू जो है लाई करता है। मिड से पहले वाला एरिया हमारे पास 0.5 होगा, मिड के बाद वाला जो हमारे पास मिडल के बाद वाला जो एरिया वो भी 0.5 होगा, यानी 50-50 होगा। और जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास 100 आता है। इट मीन्स हमारे पास जो टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व होता है वो क्या होता है, 1 यूनिटी होता है हमारे पास। अगर आप 0.5 को 0.5 के साथ ऐड करें तो आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है, यानी 1 होता है। हाफ जो है वो पहले लाई करता है, हाफ हमारे पास बाद में लाई करता है, और म्यू जो है वो मिडल में लाई करता है हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास 92.5 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक का जो है हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखूंगी कि मुझे ये भी मेरे पास क्या, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जो एरिया मेरे पास जो है वो 0.5 है, ये सारा एरिया मेरे पास क्या है 0.5। अब मुझे यहाँ से कैसे फाइंड आउट करनी है, नेगेटिव इन्फिनिटी से अपनी वैल्यू को नेगेटिव 0.5 में ऐड करना है, यानी ये सारी करनी है, और माइनस कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव 0.5 से z तक, यानी जो 0 होगी।
पास जो नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव 0.5 का एरिया था वो मेरे पास क्या है 0.5, वो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रही हूँ माइनस। अब फाइंड आउट करना क्या है, मुझे इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो मैं टेबल वैल्यू से फाइंड आउट करूंगी। इसको जब मैंने फाइंड आउट किया 0.5 को 0 में चेक किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.1915 और इसको सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.3085। दिस इज द एरिया, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो कि मैंने फाइंड आउट करनी थी। अब टेबल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है 0.5। अब आप लोगों ने टेबल कौन सा चेक करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स ये टेबल हमारे पास क्या है एरियाज अंडर द यूनिट नॉर्मल कर्व। अगर मैं आपको इसका नाम भी बताऊं तो ये क्या एरियाज बीनीथ अ नॉर्मल कर्व, एरियाज अंडर अ नॉर्मल कर्व, इस टेबल को शो करना है। ये मैंने गूगल से जो है वो ऑनलाइन ही निकाला है, लेकिन आपको एक सेपरेट टेबल बुक मिलती है या आपकी बुक्स के अंदर जो है वो टेबल मौजूद होते हैं, वहाँ से भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। सेम टेबल ऐसा ही आपकी बुक में होता है और टेबल बुक में होता है। यहाँ पे मुझे वैल्यू इसमें चेक करनी थी। ये रहा टेबल। अब यहाँ पे 0.5 की अगर आप 0 में देखें, यानी ये हमारे पास क्या आ रहा है इस कॉलम में आपने देखना है और 0.5 को इस रो में आपने देखना है। ये रो चल रही है, ये कॉलम आ रहा है, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या है 0.1915। तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज को जो है इससे चेक करते हैं कि मेरे पास क्या टेबल ऑफ एरियाज बीनीथ अ नॉर्मल कर्व, यानी टेबल्स ऑफ एरियाज अंडर अ नॉर्मल कर्व। इस टेबल में आपको चेक करना है जिसमें एरियाज आपको दिए गए हों। स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग जो है अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये था मेरा आंसर जो कि आपको समझ आ गया होगा 0.3085। अब स्टूडेंट्स इस डिफरेंट जो है कंडीशंस मैं आपको बताती हूँ। अभी तो हम लोगों ने इसका 1 पार्ट किया, अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करके बताती हूँ। ओके, इसका सेकंड पार्ट क्या था, मेरे पास जो मीन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जस्ट मेरे पास जो इसका पार्ट है वो चेंज हो जाएगा। यानी हमारे पास जो मीन है वो 100 ही रहेगा और जो सिग्मा था वो हमारे पास 15 था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है जिसकी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है वो क्या होगा हमारे पास है, वो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 124। अब हम लोगों ने ये वाला एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले तो मैं स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल लिखूंगी जो कि मेरे पास क्या है z इक्वल्स x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इसके अंदर मैं अपनी वैल्यू पुट करूंगी, ये वैल्यू मेरे पास x की होगी जो कि मैं इसके अंदर पुट कर दूंगी, जो कि मेरे पास क्या है 124 माइनस म्यू विच इज़ 100 एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा विच इज़ 15। मेरे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 1.6। तो मैंने अपनी सी की वैल्यू निकाल ली। अब मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगी, यानी मैंने ये एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी ग्रेटर एंड इक्वल्स 1.6 जो है मैंने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं अपना नॉर्मल कर्व ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर आपको पता है कि जो मीन की वैल्यू है वो कहाँ लाई करती है, मिडल में। हमारे पास क्या है 100। आप देखें तो हम लोगों को क्या एक्स की वैल्यू दी गई है 124, मीन्स 100 से ज़्यादा, जो कि समथिंग अबाउट यहाँ पे लाई कर लेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो एरिया फाइंड आउट करना है वो ग्रेटर एंड इक्वल्स 124 निकालना है। यानी अगर मैं यहाँ पर लाइन एक यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो एरिया फाइंड आउट करना है वो कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया फाइंड आउट करना है मेरे पास। यानी 124 से 124 एंड 124 से ज़्यादा। यहाँ पे मेरे पास प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पे मेरे पास -20 है। दोनों इस मिडल वैल्यू पे जो है म्यू लाई कर रहा है। इससे पहले जो एरिया होगा 0.5 होगा, इसके बाद भी 0.5 होगा। यानी मुझे सबसे पहले तो अपना एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। सब स्टूडेंट्स ये तो मैंने यहाँ पर अपने जो है जी को यहाँ पे शो कर दिया कि मुझे एरिया जो है वो ये वाला फाइंड आउट करना है, यानी 124 से ग्रेटर मीन्स 1.6 से जो ग्रेटर एरिया है वो मुझे फाइंड आउट करना है। लेकिन मेरे पास 0 से जो इन्फिनिटी एरिया होता है वो मेरे पास क्या होता है, वो 0.5 के इक्वल होता है। या तो आप इधर डायरेक्टली 0.5 लिख लें या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 लेस एन इक्वल जी लेस एन इक्वल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कौन सा एरिया को शो कर रहा है। प्रोबेबिलिटी 0 लेस इक्वल्स जी लेस इक्वल्स इन्फिनिटी, यानी ये सारा एरिया हमारे पास क्या 0.5। अब मैंने कौन सा जो है निकाला है एरिया, अपना ये वाला एरिया निकालना है जिसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यानी ये मैंने अपना ये वाला एरिया निकालना है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस एरिया को मैंने निकालना है। तो इसको टोटल एरिया तो 0.5 है। अब मुझे इसमें से माइनस करने की ज़रूरत है द एरिया विच इज़ फ्रॉम 0 to 1.6।
अब 0 टू इन्फिनिटी एरिया मेरे पास 0.5 था, माइनस किया, आपने टेबल वैल्यू निकाली है 1.6 को 0 में देखना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.4452। अब जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.0548। फ्रेंड्स ये मैंने अपनी प्रोबेबिलिटी जो थी, मैंने अपना एरिया ग्रेटर एंड इक्वल्स 1.6 निकाल लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आई होगी। पहले हम लोगों ने लेस का निकाला था, अब जो है वो 124 से इक्वल और उसके ग्रेटर का था एरिया, वो हम लोगों ने निकाला। अब हम इसी एक और कंडीशन देख लेते हैं और फिर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली आइडिया हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास म्यू और सिग्मा तो वही, क्योंकि ये मैं वही एग्जांपल लेकर चली, लेकिन इसमें आपको डिफरेंट कंडीशंस के बारे में बता रही हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या दी है, 112 लेस एन इक्वल्स एक्स लेस एन इक्वल्स 128.5। हम लोगों ने ये वाला एरिया जो फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि अपनी जी का वेरिएबल लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये लिख लिया। अब सबसे पहले तो मुझे ये भी x की वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू भी मेरे पास x की वैल्यू है। अब सबसे पहले तो मैं एट x इक्वल्स 112 पे निकालूंगी अपना z वेरिएबल। मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने वैल्यूज को पुट किया और मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो मेरे पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.8। इसी तरह से अब अपनी नेक्स्ट x की वैल्यू निकालूंगी एट x इक्वल्स 128.5 पर। मेरे पास g की वैल्यू आ जाएगी 128.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 15 और मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.9। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपने वेरिएबल्स को जो है वो निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अपनी जो अपना एरिया निकालूंगी कि कितना एरिया मुझे चाहिए। अब हम उसको देख लेते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, जो कि एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट करना है 0.8 से, क्योंकि एट 112 पर मेरे पास 0.8 निकला, लेस इक्वल्स सी, लेस इक्वल्स 128.5 पे मेरे पास 1.5 आया। अब हम लोगों ने ये निकालना है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी कि अपना जो नॉर्मल कर्व है वो ड्रॉ करूँगी यहाँ पर। आपको पता है कि मिडल में हमारे पास क्या लाई करता है, म्यू, और वो मेरे पास क्या है 100। ये मेरे पास माइनस इन्फिनिटी है, ये मेरे पास प्लस इन्फिनिटी है, ये एरिया 0.5 है, हाफ नेक्स्ट हाफ एरिया 0.5 है। अब मुझे सबसे पहले तो 100 से देखना है कि मुझे x की वैल्यूज क्या गिवन की गई हैं, वो मुझे दी गई हैं 112। 112 जो है वो मेरे पास 100 के बाद ही करेगा, लाइक समथिंग हियर, और 128.5 भी मुझे 100 से आगे ही, यानी 112 से भी आगे लाई करेगा, जो कि समथिंग अबाउट हियर यहाँ हो सकता है आगे। यानी इसका मतलब है कि मुझे अगर यहाँ पर मैं लाइंस लगा दूँ, तो मुझे जो एरिया चाहिए वो कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये एरिया मुझे जो है फाइंड आउट करना है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ये एरिया जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले तो मुझे अपना जो पूरा स्केच बनाना है कि मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है। मेरे पास जो जी वेरिएबल था, अब मैं उसको भी लिख लेती हूँ यहाँ पर। मिड में मेरे पास जी की वैल्यू 0 होती है और 0.8 समथिंग अबाउट आफ्टर 0.0 होगा एंड 1.0 आफ्टर 0.8 होगा। ये मेरे पास प्लस इन्फिनिटी है, ये मेरे पास माइनस इन्फिनिटी है। ये लाइन जी को शो कर रही है, जी वेरिएबल को, और ये लाइन मेरे पास एक्स वेरिएबल को शो कर रही है। अब मुझे 0.8 से 1.9 तक का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है, और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का जो एरिया है वो मेरे पास 0.5 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले तो अपना एरिया 0 से लेके 1.9 तक निकालेंगे, ठीक है, यानी 0 लेस इक्वल्स जी लेस इक्वल्स 1.9, और जो माइनस कर देंगे अपना 0 से लेकर 0.8 एरिया, यानी प्रोबेबिलिटी 0 लेस इक्वल्स जी लेस इक्वल्स 0.8। अब मैंने जब 1.9 पर अपनी वैल्यू को फाइंड आउट किया फ्रॉम टेबल वैल्यू, तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 0.4713 माइनस, और 0.8 को जब मैंने 0 में चेक किया तो मेरे पास जो टेबल वैल्यू आई वो आई 0.2881, जो कि मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी 0.1832।
स्टूडेंट्स ये हमारी रिक्वायर्ड एरिया है, ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है जो कि मैंने फाइंड आउट कर ली है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल्स समझ आई होंगी। अब मैं आपको एक और पार्ट जो है इसका करवा देती हूँ ताकि आपको कम्प्लीटली आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमने अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, म्यू हमें 100 दिया गया है, सिग्मा हमारे पास 15 है और प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने जो फाइंड आउट करनी है वो क्या है 91 से लेकर 127 तक। अब उसी तरह से हम लोग करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग जो है अपना जी वेरिएबल लिखेंगे। एट 91 पर जो हमारे पास वैल्यू होगी x इक्वल्स 91 पे, वो हमारे पास क्या हो जाएगी 91 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 15 और ये हमें क्या देगा नेगेटिव 0.6। जो नेक्स्ट हम लोग x इक्वल्स 127 पे वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगी 127 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 15 और ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है 1.8। यानी हम लोगों ने अपनी जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमने कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव 0.6 से 1.8 में हमने अपनी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी कि मैं सबसे पहले तो अपना यहाँ पर नॉर्मल कर्व ड्रॉ करूँगी। आपको पता है कि मिड में हमारे पास मीन जो है वो लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो 91 है वो 100 से पहले लाई करेगा, समथिंग अबाउट हेयर, और हमारे पास जो 127 है वो आफ्टर 100 करेगा 127। इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना है वो कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, यानी ये सारा एरिया जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया, यानी ये सारा एरिया जो है हम लोगों ने हाईलाइट करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हम अपना z वेरिएबल भी यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं नीचे, क्योंकि जो नीचे वाली लाइन है वो z को शो करती है। मिड में z की वैल्यू 0 होती है और नेगेटिव 0.6 जो है वो यहाँ लाई करेगा और 127 जो हमारे पास यहाँ पे लाई करेगा, z की लाइन शो करेगा। यानी हम लोगों ने एरिया नेगेटिव 0.6 से 1.8 तक जो है इसको फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि मुझे सबसे पहले तो अपनी जो प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करना है वो नेगेटिव 0.6 से 0 तक फाइंड आउट करना है, यानी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव 0.6 से 0 तक फाइंड आउट करना है और मुझे ये वाला एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो मैं इसमें क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी 0 से 1.8 तक। अब जब मैंने इसकी प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट किया, जीरो नेगेटिव सॉरी हम हमारे पास जो टेबल है वो नेगेटिव में नहीं होती, लेकिन आपने नेगेटिव को इग्नोर कर देना है, आपने 0.6 को 0 में देखना है। तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी टेबल वाली वो आ जाएगी 0.2257 एट, और हम 0 से लेकर 1.8 तक था, 1.8 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.4641 और इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा 0.6898। स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल समझ आई होंगी। अगर आपको ये एग्जांपल समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको मज़ीद एग्जांपल्स की ज़रूरत है या नहीं है। मैंने कोशिश की है कि इसी में मैं आपको समझा पाऊँ हर तरह का क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये एरिया बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने एरियाज को फाइंड आउट करना था। मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और उसके बाद मैंने आपको एरिया बेस्ड क्वेश्चन करवाए। आई होप स्टूडेंट्स आपको तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और